हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ओके, सो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जैसे हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में देखा था, जो मॉलिक्यूल रोटेट करता है, ओके, जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, वो रोटेशनली एक्टिव होते हैं। ओके, बट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या है, हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो चेंज होनी चाहिए। ओके, जैसे हमारे पास वाइब्रेशन हो रही है, डिस्टेंस के साथ जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो चेंज होनी चाहिए। ओके, सो देखो, जो हमारे पास ग्रोस सिलेक्शन रूल हम लिख सकते हैं, जो ग्रोस सिलेक्शन रूल है फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ग्रोस सिलेक्शन रूल, वो क्या है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट। ओके, चेंज इन डाइपोल मोमेंट, चेंज इन डाइपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन डाइपोल मोमेंट। ओके, जैसे हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है मीन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो रहा है दोनों एटम्स के बीच में, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे चेंज हो रहा है वैसे डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो। ओके, सो वो वाले मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, वाइब्रेशनली एक्टिव, वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। एंड अगर हम बात करें जो हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जो एनर्जी लेवल्स आते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। ओके, हमारा मॉलिक्यूल एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही बिहेव करता है। सो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स होते हैं वही हमारे मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स होते हैं। ओके, सो अगर हम देखें जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, En इज इक्वल टू n+1/2 h न्यू। ओके, n+1/2 h न्यू, n+1/2 h न्यू, ये क्या है, हमारे पास एक लेवल की एनर्जी है। ओके, सो हमारे पास क्या है, जो अगर हम n को 0 पुट करें, अगर हम n को 0 पुट करें तो हमारे पास c क्या आती है, 1/2 h न्यू। इस एनर्जी को हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ओके, 0 पॉइंट एनर्जी मीन्स मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 नहीं है, ग्राउंड स्टेट में भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 0 नहीं है। ओके, जैसे हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में देखा था, वहाँ पे तो जे को अगर आप 0 पुट कर रहे थे तो आपके पास एनर्जी भी 0 की इक्वल आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, BJ+1, जे को 0 पुट करते एनर्जी 0 बन गई। बट यहाँ पे एन को 0 पुट करते हमारे पास एनर्जी 0 नहीं बनी, हाफ एच न्यू आई। इस हाफ एच न्यू को हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास होती ही है। ओके, अगर वो वाइब्रेशनल हमारे पास अगर हम देख रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, तो इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होती है। सो अब देखो, ये हमारे पास है E इज इक्वल टू हाफ एच न्यू। अब जो न्यू है, ओके, न्यू है वो क्या है, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, 1/2π √k/μ। ओके, न्यू किसके इक्वल है, 1/2π √k/μ पर सेंटीमीटर। ओके, इसकी यूनिट्स यहाँ पे क्या आएंगे हमारे पास, पर सेकंड। न्यू फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स यहाँ पे क्या आएंगी, पर सेकंड। बट अगर हम इसको पर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको c से डिवाइड कर देंगे। ओके, 1/2πc √k/μ पर सेंटीमीटर। ओके, ये यूनिट कन्वर्जन पहले की हुई है हमने। सो न्यू इज इक्वल टू 1/2πc √k/μ पर सेंटीमीटर। अगर आप इसकी k की यूनिट्स देखो, k क्या है हमारे पास, फोर्स कॉन्स्टेंट। ओके, k क्या है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट। अगर आप k की यूनिट्स देखो तो k की यूनिट्स क्या आएंगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो k की यूनिट्स आएंगी आपके पास kg/s², और आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर। ओके, न्यूटन पर मीटर किसके इक्वल है हमारे पास, kg/s²। ये दोनों किसकी यूनिट्स है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट की। ओके, फोर्स कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, kg/s² एंड न्यूटन पर मीटर। सो आपने याद रखने kg/s² किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर के। वैसे भी हमें पता ही है जो हमारे पास न्यूटन होता है वो किसके इक्वल होता है, kg/s²। सो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, kg/s² के इक्वल ही आ जाएगा। ओके, सो अब देखो, ये तो होगी हमारे पास यूनिट। ये न्यू होता है हमारे पास 1/2πc √k/μ। अब देखो En इज इक्वल टू n+1/2 h न्यू है। h न्यू को हम अगर 2π से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2π से डिवाइड कर दें, अगर हम यहाँ पे 2π से मल्टीप्लाई कर दें, 2π से डिवाइड कर दें, तो अब देखो क्या हो गया, h डिवाइडेड बाई 2π क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ये n+1/2 हम आगे वैसे ही लिख लेते हैं। h/2π क्या होता है, h कट। h/2π किसके इक्वल होता है, h कट। ओके, एंड 2π न्यू किसके इक्वल होता है, ओमेगा। ओके, ये हमने किया ही था, 2π न्यू किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, ओमेगा के। सो अब देखो जो हमारे पास En है वो किसके इक्वल आ गई, En इज इक्वल टू n+1/2 h ओमेगा। ओके, En इज इक्वल टू n+1/2 h ओमेगा। या तो आपके पास ये आ सकता है, h कट आएगा यहाँ पे। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो h न्यू है आपके पास। ओके, En इज इक्वल टू n+1/2 h न्यू। ओके, न्यू किसके इक्वल होता है, c/λ के। ओके, न्यू किसके इक्वल होता है, c/λ के। सो अगर आप देखो यहाँ से तो आपके पास En किसके इक्वल आ जाएगा, n+1/2 न्यू बार। न्यू बार क्या है हमारे पास, वेव नंबर।
ओके। न्यू बार क्या होता है हमारे पास वेव नंबर एंड 1/λ के इक्वल होता है ये। सो ई एन किसके इक्वल आ गया, n+1/2 ओमेगा ई, n+1/2 ओमेगा ई। ओके, ओमेगा ई को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ओमेगा ई को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये सारी टर्म्स ना आपने याद रखनी है। ओके, किसको क्या बोलते हैं ये सारी टर्म्स याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में दिया होगा इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, अगर आपको पता होगा कि इसको ओमेगा ई से डिनोट करते हैं तो आपको क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ओके, ओमेगा ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ओमेगा ई इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। सो अब देखो जो हमारे पास सिलेक्शन रूल्स हैं वो क्या है, सिलेक्शन रूल, ग्रॉस सिलेक्शन रूल। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो चेंज होनी चाहिए, डाइपोल मोमेंट डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होनी चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू चेंज का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू चेंज का मीनिंग क्या है कि अगर हम डाइपोल मोमेंट को म्यू लिख रहे हैं तो हमारे पास जो कर्ल म्यू अपॉन कर्ल एक्स है। ओके, एक्स क्या है हमारे पास, जितना हम डिस्टेंस चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल में, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितना चेंज हो रहा है। ओके, ये क्या है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो गया मीन्स डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रही, बट अगर ये 0 के इक्वल नहीं है मीन्स डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, सो हमारे पास क्या है, कर्ल म्यू अपॉन कर्ल एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो जो हमारे पास मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल है, मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ओके, मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल क्या है हमारे पास, फॉर SHO अगर हम अपने मॉलिक्यूल को एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो डेल्टा एन है वो किसके इक्वल होता है, +-1। ओके, जो हमारे पास ट्रांजिशंस हो सकती हैं उनका जो गैप है वो +-1 का ही हो सकता है, जैसे हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में किया था रिजी रोटेटर में। ओके, सो हमारे पास डेल्टा एन किसके इक्वल है, +-1 के इक्वल है। अगर हम देखें ई एन किसके इक्वल है, n+1/2 h न्यू। ओके, सो हमारे पास क्या क्या एनर्जी आ गई, यहाँ पे क्या एनर्जी आ गई हमारे पास, जब n = 0 है 1/2 h न्यू, जब हमारे पास n = 1 है देन हमारे पास 3/2 h न्यू, जब हमारे पास n = 2 है तब हमारे पास क्या आ गया 5/2 h न्यू। ओके, एंड सो ऑन, ऐसा ऐसा है। जब हम ट्रांजिशंस करेंगे हमारे पास +-1 होना चाहिए, मीन्स 0 to 1 ट्रांजिशन हो सकती है बट 0 से 2 ट्रांजिशन नहीं हो सकती। 0 से 2 वाली क्या है, फॉरबिडन है, 0 से 1 वाली अलाउड है, 1 से 2 वाली अलाउड है। सो अब देखो अगर ये ट्रांजिशन हो रही है, इसको कितनी एनर्जी चाहिए, h न्यू, इसको कितनी एनर्जी चाहिए, h न्यू, इसको कितनी एनर्जी चाहिए, h न्यू, मीन्स सारी की सारी ट्रांजिशंस ही h न्यू एनर्जी पे हो रही हैं। आप समझने की कोशिश करो, सारी की सारी ट्रांजिशंस ही h न्यू एनर्जी पे हो रही हैं, या फिर आप बोल सकते हो ओमेगा ई एनर्जी पे हो रही हैं। ओके, या फिर ओमेगा ई एनर्जी पे हो रही हैं। सो अब देखो मीन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आएगी स्पेक्ट्रा में। ओके, स्पेक्ट्रा में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है कि एक ही एनर्जी पे सारी ट्रांजिशन हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा ई पे ही सारी ट्रांजिशन होंगी। सो हमारे पास एक ही लाइन आएगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में काफ़ी सारी लाइन्स आती हैं, बट अगर हम अपने मॉलिक्यूल को SHO मान रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आ रही है, मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ओके, मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम बाद में देखेंगे। पहले देखो आप, जैसे हम इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करें। ओके, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक, आज थोड़ा सा मार्कर लाइट चल रहा है। ओके, सो ध्यान से कर लेना, इंक भी नहीं है, मार्केट से लेके आनी है, कल लेके आएंगे। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो अब देखो जैसे हमने आइसोटोप मीन्स हमने HCl लिया पहले, फिर हमने DCl ले लिया, तो अब स्पेक्ट्रा पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो जो हमारे पास है न्यू है, वो न्यू क्या है 1/2π √k/μ। अब देखो जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, मींस फोर्स कांस्टेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही जो हमारा फोर्स कांस्टेंट है वो ज़्यादा होगा। बट अब देखो जो हमारे पास म्यू है, म्यू चेंज हो जाएगा, रेड्यूस मास चेंज हो जाएगा जब हम आइसोटोप चेंज करेंगे। सो हमारे पास न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू हमारे पास 1/√μ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, √μ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू। अगर हमने पहले HCl था, HCl से हमने DCl बना दिया। ओके, पहले हम HCl का स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, फिर हम DCl का स्पेक्ट्रा देख रहे हैं। सो जब हम HCl अगर हम देखें न्यू HCl डिवाइडेड बाई न्यू DCl, इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ओके, न्यू HCl डिवाइडेड बाई न्यू DCl करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू DCl डिवाइडेड बाई म्यू HCl। ओके, इसका अंडरूट। बट अगर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा में करते थे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या था, रूट नहीं आता था बस। ओके, वैसे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, वहाँ पे भी हमारे पास जो रोटेशनल कांस्टेंट था भी, यहाँ पे भी हमारे पास जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है। ओके, बस यहाँ पे क्या है, रूट आ रहा है। अगर हम
देखें एन जे अपॉन एन ज़ीरो, ओके, एन जे अपॉन एन ज़ीरो, एन जे अपॉन एन ज़ीरो से पहले हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, ओके, एफ जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज एन की वैल्यू जीरो है, उसमें कितनी पॉपुलेशन होगी, एफ जीरो क्या है, पॉपुलेशन इन द ग्राउंड स्टेट, वो किसके इक्वल होती है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ओके, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखो ना तो जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर क्या है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ओके, रोटेशनल से ज़्यादा होता है, हमें पता ही है। सो अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होता है मीन्स सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, अगर हम उनको कोई भी टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर रहे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, ओके। सो अगर ग्राउंड स्टेट में रहेंगे तो जो सबसे ज़्यादा ट्रांजिशंस होगी, जो सबसे ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगी वो कौन सी ट्रांजिशंस होंगी, एन इज इक्वल टू 0 से एन इज इक्वल टू 1 वाली, ओके, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, एंड हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है वो भी क्या है, डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो मीन्स एन 0 से एन 1 ट्रांजिशन हो रही है। इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांजिशन, ओके, ये आपने याद रखना है, पेपर में ऐसे ही दिया होता है कि फंडामेंटल ट्रांजिशन इस एनर्जी पे हो रही है, सो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ट्रांजिशन होती कौन सी है। सो अब देखो इसकी जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है उसमें पॉपुलेशन कितनी होती है, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। अब देखो अगर हम एन जे अपॉन एन 0 की बात करें, अगर हम एन जे अपॉन एन 0 की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जो एस एच ओ में जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी सारी की सारी डीजनरेसी क्या होती है, 1 1 होती है, ओके, नॉन डीजनरेटेड होते हैं। सो हमारे पास जी जे जी आई लेने की जरूरत नहीं है। ये किसके इक्वल आ गया, ई रेज़ टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ओके, ई रेज़ टू पावर माइनस एन एच न्यू। अगर हम देख रहे हैं एन जे एंड एन 0 का गैप, ओके, 0 पॉइंट एनर्जी क्या है हमारे पास, 0 पॉइंट एनर्जी क्या है हमारे पास, हाफ एच न्यू, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। ये क्या हमारे पास गैप है एन एथ एनर्जी लेवल का एंड हमारे पास ग्राउंड स्टेट का। सो अब देखो हमारे पास क्या है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एन जे अपॉन एन 0 को, एन जे अपॉन एन 0 वर्सेज एन, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ओके, ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, मीन्स जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कब है, जब एन की वैल्यू 0 है, जब एन की वैल्यू 0 है। देखो हमें यहाँ से भी पता चल गया कि जब एन की वैल्यू 0 है तब मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तब एन जे अपॉन एन 0 की वैल्यू मैक्सिमम है, मीन्स हमारे पास ग्राउंड स्टेट में ही मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ओके। सो ये आपने सारा जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना मोर देन सफिशिएंट है पेपर के लिए, सो आपने बड़े अच्छे से करना है जो भी मैं करवा रही हूँ। सो अगर हम देखें जो हमारे पास एस एच ओ में, ओके, जो हमारे पास एस एच ओ में एनर्जी लेवल डायग्राम बनती है वो ऐसे बनती है, ओके, जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं ऐसे होते हैं। ये हमारे पास एन इज इक्वल टू 0 हो गया, ये एन इज इक्वल टू 1 हो गया एंड सो ऑन, ओके। बट जो हमारे पास एस एच ओ तो हमने फेल ही कर दिया क्योंकि एक ही लाइन शो होती है, एस एच ओ में हमने देख ही लिया कि एक ही लाइन शो होती है। बट ऐसा नहीं होता बिकॉज हमारे पास क्या है, जो मॉलिक्यूल है वो इलास्टिक होता है। जब एक टाइम ऐसा आएगा जैसे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके, एक टाइम ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाएगा क्योंकि उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाएगा, ओके। एस एच ओ ने ये एक पॉइंट नहीं माना था। एस एच ओ में क्या है, एस एच ओ में जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स है वो बढ़ते ही जाएंगे, कहीं पे ख़त्म नहीं होंगे। बट हमारे पास क्या है, ए एच ओ में क्या होता है एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर में कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ओके, कभी ना कभी डिसोशिएट जरूर होगा क्योंकि उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एक टाइम पे आके वो डिसोशिएट हो जाएगा, ओके। सो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम अब प्लॉट करें, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बनेगी, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास एक्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड इधर क्या होती है हमारे पास एनर्जी, ओके। सो ए एच ओ के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो ए एच ओ के लिए कैसा बनता है, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ओके, ये ना कुछ ऐसा चला जाता है, यहाँ पे जाके हमारे पास क्या है कॉन्टिनम सा आ जाता है। मीन्स जब ये वाला एनर्जी लेवल आ गया ना, मीन्स यहाँ पे आके इतनी एनर्जी पे आके हमारा मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गया, ओके। सो डिसोशिएट हो गया, जो हमारे पास ये वाला होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ओके। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जब हमारे जो एटम्स है वो ना तो रिपल्शंस फेस करते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन भी होती है, ओके। सो ये होती है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। अब देखो जो मॉलिक्यूल है वो मतलब हमारे पास क्या वाइब्रेट हो रहा है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है इंक्रीज हो रहे हैं, ओके। एक हमने एटम यहाँ पे ले लिया और जो एटम है जो हाइड्रोजन है वो कभी यहाँ आ रहा है, कभी सपोज हम HCl की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास Cl है वो हमने फिक्स ले लिया, तो जो हाइड्रोजन है वो कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ओके। मीन्स वो वाइब्रेट कर रहे हैं। सो अब देखो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट हो रहा है, यहाँ पे आके डिसोशिएट हो रहा है, ओके। इस कर्व को हम बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ओके, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये किसने दी थी, मोर्स साइंटिस्ट थे,
ओके उन्होंने बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, डी ई 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ओके V इज इक्वल टू डी ई 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ओके सो अब देखो जो हमारे पास x होता है, x क्या है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ओके x है हमारे पास एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछते हैं एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट बताओ। ओके ए को हम बोलते हैं मोस्ट कांस्टेंट, ए होता है मोस्ट कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होते हैं, मोस्ट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ के एफ डिवाइडेड बाई डी, रूट ऑफ के एफ अपॉन 2 डी ई। ओके के एफ क्या है, फोर्स कांस्टेंट, आप के लिख लो के एफ लिख लो, एक ही बात है। ओके रूट ऑफ के एफ अपॉन 2 डी ई, ये क्या है, ए है। ओके एंड डी ई क्या है, डी ई, यस व्हाट इज डी ई, डी ई है हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम बॉटम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ओके डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम बॉटम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे एनर्जी लेवल्स हैं। ओके जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के पास जो एटम्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी तो है, इतनी एनर्जी पहले से है। इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम बॉटम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व का बॉटम है ये वाला, वहाँ से लेके ऊपर तक जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल को चाहिए डिसोशिएट होने के लिए उसको हम बोलते हैं डी ई। ओके डी ई क्या होता है, डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहे हैं। ओके कहीं ऐसा सोचो कि अभी तक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही चल रहा है। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास मोस ने पोटेंशियल एनर्जी दी थी कि इतनी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो ये आई है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एक टाइम पे आके डिसोशिएट हो जाता है। ओके सो अब देखो इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इसको हम डी ई बोलते हैं। ओके सो ये हमारे पास हो गया V इज इक्वल टू डी ई 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। एक्स होता है एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, ए होता है हमारे पास मोस्ट कांस्टेंट दैट इज रूट ऑफ के एफ अपॉन 2 डी ई। अब देखो जो हमारे पास ना इसके लिए सिलेक्शन रूल है, जो हमारे पास अब इसके लिए सिलेक्शन रूल है वो चेंज हो जाता है। बट हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम में तो क्या देखा था कि हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है वो सेम ही रहता है, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बट यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एन हार्मोनिक के एस एच ओ में तो हमने क्या देखा है, डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बट यहाँ पे ए एच ओ में क्या होता है, जो हमारे पास सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये क्यों है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो हमारे पास ट्रांजिशंस हैं, जो हमारे पास एनर्जी वो आ रही हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा ई पे ही नहीं आ रही, वो 2 ओमेगा ई पे भी आ रही हैं, 3 ओमेगा ई पे भी आ रही हैं, इससे कम पे भी आ रही हैं। ओके सो मीन्स हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 0 से 2 पे ट्रांजिशन हो रही है तभी तो 2 ओमेगा ई पे आ रही है, 0 से 3 पे ट्रांजिशन हो रही है तभी तो 3 ओमेगा ई ट्रांजिशन एनर्जी आ रही है। ओके स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है। सो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 किसके लिए है, ये फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके सो ये क्यों चेंज हुआ, बट रोटेशन में तो चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें क्या है, जो हम आर एम एन निकालते हैं, अपना ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल निकालते हैं। ओके साई ऑपरेटर साई डीटो, ओके ये होता है हमारे पास साई एम, ये होता है साई एन। अब देखो जो आर एम एन निकालते हैं वो इसके इक्वल होते हैं। जो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा किया था उसमें जो ऑपरेटर है वो सेम ही रहता है, बेशक आप रिजी रोटेटर लो या फिर नॉन रिजी रोटेटर हो, जो हमारे पास ऑपरेटर होता है वो म्यू कोस थीटा ही होता है। ओके बट यहाँ पे क्या होता है, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है वहाँ यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो ऑपरेटर है वो चेंज हो जाता है। ओके एस एच ओ के लिए ऑपरेटर क्या है हमारे पास, एस एच ओ के लिए ऑपरेटर है म्यू ई प्लस कर्ल म्यू ई अपॉन कर्ल एक्स एट कॉन्स्टेंट एक्स। ओके डॉट एक्स। ओके एंड हमारे पास ए एच ओ के लिए क्या होता है, ए एच ओ के लिए दूसरा मार्कर लेके देखते हैं। ए एच ओ के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास म्यू ई भी होता है प्लस कर्ल म्यू अपॉन कर्ल एक्स डॉट एक्स भी होता है प्लस कर्ल म्यू स्क्वेयर अपॉन कर्ल स्क्वेयर म्यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स स्क्वेयर भी होता है। ये सारी टर्म्स होती हैं। ओके ये सारी टर्म्स होती हैं हमारे पास ए एच ओ में। बट एस एच ओ में क्या होता है, म्यू ई प्लस कर्ल म्यू ई अपॉन कर्ल एक्स। कई बार ना पूछ लेते हैं पेपर में कि दोनों के ऑपरेटर बताओ, तो मैंने बता दिया, वैसे इनका कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है। आपने बस याद रखना है कि जो एन हार्मोनिक के लिए है वो डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। बट अगर हम एस एच ओ की बात करें तो डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ही है। सो अब देखो, अगर हम देखें एनर्जी लेवल्स, अब जो हमारे पास एनर्जी आती है ना, अब जो हमारे पास एनर्जी आती है वो कितने पे आती है। पहले अगर हम एस एच ओ एंड ए एच ओ दोनों की बात करें,
SHO एंड AHO। अगर हम इसमें एनर्जी देखें तो यहाँ पे एनर्जी क्या थी, N+1/2 HNu। ओके, यहाँ पे क्या होगी AHO में, N+1/2 HNu माइनस N+1/2 का होल स्क्वायर HNu XC। ओके, XC क्या है हमारे पास, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, आप इसको ओमेगा ई XC भी लिख सकते हो। ओके, अगर आप निकालो डेल्टा ई क्या होता है हमारे पास, EN+1 माइनस EN, तो वो किसके इक्वल आया था, वहाँ पे तो क्या था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ HNu ही था, सारे एनर्जी लेवल्स में गैप क्या था, HNu और ओमेगा ई बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ओमेगा ई माइनस हमारे पास क्या होगा 2 × N+1 ओमेगा ई XC। ओके, एंड हमारे अगर हम निकालें EN-E0 मीन्स nth एनर्जी लेवल एंड ग्राउंड स्टेट में, इनमें गैप निकालें, वहाँ पे क्या होता था N ओमेगा ई। जैसे हम देखें सेकंड एनर्जी लेवल और जीरो एनर्जी लेवल का जो हमारे पास गैप है वो क्या होगा, मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट का जो गैप है वो क्या होगा, ओमेगा ई प्लस ओमेगा ई 2 ओमेगा ई, तो मीन्स क्या होगा N ओमेगा ई। ओके, जितना आप EN ले रहे हो वही N ओमेगा ई गैप हो गया अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट देख रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास N ओमेगा ई माइनस N × N+1 ओमेगा ई XC। ओके, N ओमेगा ई माइनस N × N+1 ओमेगा ई XC। सो ये होता है हमारे पास तीन, ये आपने एनर्जी याद रखनी है। EN होती है N+1/2 HNu, यहाँ पे क्या होता है N+1/2 ओमेगा ई लिख सकते हो आप, ओमेगा ई माइनस N+1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई XC। डेल्टा ई क्या होता है जनरल, अगर हम निकालें EN+1 माइनस EN निकालें, मीन्स इसको मैं बोल रही हूँ, अगर हम EN+1 माइनस EN, ये क्या होता है हमारे पास डेल्टा ई, वो किसके इक्वल है, ओमेगा ई। इधर क्या है ओमेगा ई माइनस 2 × N+1 ओमेगा ई XC। अगर हम EN-E0 देखें, यहाँ पे N ओमेगा ई है, यहाँ पे क्या है N ओमेगा ई माइनस N × N+1 ओमेगा ई XC। ओके, सो अब देखो अगर हम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करें, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा ओमेगा ई, इसकी एनर्जी क्या होगी, अगर हम गैप ही देख लेते हैं सीधा, ये गैप कितना होगा ओमेगा ई माइनस, हमने N को 0 पुट करना है, माइनस 2 ओमेगा ई XC। ये गैप कितना होगा ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई XC। ये गैप कितना होगा ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई XC। ओके, सो अब देखो जो ये वाली ट्रांजिशन इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, N = 0 से N = 1 वाली ट्रांजिशन को हम बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांजिशन। ओके, बट अगर आपके पास N = 0 से N = 2 ट्रांजिशन हो रही है, क्योंकि अब तो +-2 भी अलाउड है, +-3 भी अलाउड है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओके, फर्स्ट ओवरटोन क्या है, 0 से 2 का, N = 0 से N = 2 की ट्रांजिशन। अगर आपके पास N = 1 से N = 3 हो रही है, यहाँ पे भी डेल्टा N = +-2 है, यहाँ पे भी डेल्टा N = +-2 है, बट अगर N = 1 से N = 3 हो रही है, इसको हम बोलते हैं हॉट बैंड। ओके, या फिर आप N = 1 से N = 2। ओके, N = 1 से N = 2। अगर आपके पास +-1 का ही गैप आ रहा है, बट वो हायर एनर्जी लेवल से आ रहा है, वो 0 से नहीं आ रहा, वो हायर एनर्जी लेवल से आ रहा है, उसको हम बोलते हैं हॉट बैंड। क्योंकि ऐसा जो हमारे पास ट्रांजिशन है वो N = 1 से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि N = 1 में पॉपुलेशन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में ही रह रहे हैं। ओके, सो हमारे पास क्या है, जो अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करें, अगर हम हीट कर रहे हैं अपने मॉलिक्यूल को, तो उसमें क्या है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं अब वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, फिर ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, इसीलिए हम इस ट्रांजिशन को बोलते हैं हॉट बैंड। ओके, एंड अगर आपके पास 0 से 2 हो रही है वो फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 हो रही है वो सेकेंड ओवरटोन। ओके, इस तरह आपके पास ओवरटोन होते हैं, बट अगर आपके पास हायर एनर्जी लेवल से हो रही है ट्रांजिशन, उसको हम हॉट बैंड बोलते हैं। N1 से N2 फर्स्ट हॉट बैंड है, ये फर्स्ट हॉट बैंड बोल सकते हो। N2 से N3 सेकंड हॉट बैंड बोल सकते हो आप इसको। ओके, सेकंड हॉट बैंड। सो इसी तरह ना आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं कि फर्स्ट ओवरटोन आपको इतनी फ्रीक्वेंसी पे दिया हुआ है, कुछ भी पता करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, XC पता करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट ओवरटोन दे दिया, फर्स्ट ओवरटोन मीन्स आपको ये वाला गैप दिया हुआ है, ये वाला गैप N = 0 से N = 2 का, ये गैप कितना है आपके पास 2 ओमेगा, इन दोनों को जोड़ दो, 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई XC, मीन्स आपको फर्स्ट ओवरटोन दिया हुआ है, मीन्स 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई दिया हुआ है। ओके, सो आपको XC पूछ सकते हैं, ओमेगा ई पूछ सकते हैं, वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में और कुछ भी दिया होगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको अदर वेरिएबल पूछ सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास
कि अगर हमने एनर्जी लेवल्स निकालने, अब देखो ये जो हमारे पास एनर्जी है, अगर हम इस एनर्जी की बात करें, पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास NMX है वो किसके इक्वल होगा। NMX क्या है कि जैसे हमने देखा कि मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहा है, जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर नहीं सॉरी, मैक्सिमम आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है वो किसके इक्वल होगा। ओके, मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल वो किसके इक्वल होगा, 1/2xe - 1/2। ओके, ये आपने याद रखना है। इसके भी ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये भी वैसे ही निकालने हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो एनर्जी आई है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव लेके जीरो के इक्वल रख देंगे। वहाँ से आपके पास क्या आएगा, जैसे हमने Jmax निकाला था। ओके, जैसे मैंने Jmax बताया था आपको, वैसे ही NMax है। सो NMax किसके इक्वल है, 1/2xe - 1/2। अब देखो जो हमारे पास ये एनर्जी है वो DE है, मैंने आपको बता दिया ये वाली एनर्जी क्या है, DE। बट हमारे मॉलिक्यूल के पास थोड़ी बहुत एनर्जी पहले होती है जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। सो उसको डिसोशिएट होने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, यहाँ से लेके आप बोल सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एनर्जी को हम बोलते हैं D0। ओके, सो ध्यान में रखो दोनों चीज़ें। जो हमारे पास बॉटम, हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बॉटम से है उसको हम बोलते हैं DE। जो हमारे पास मॉलिक्यूल का मीन्स 0 पॉइंट एनर्जी से है वो है हमारे पास D0। ओके, वो क्या है हमारे पास D0। जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, अगर हम एक्सपेरिमेंटली निकालें तो एक्सपेरिमेंटली तो हमें D0 ही मिलेगी। एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलता है, अगर हम एक्सपेरिमेंटली निकालें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी तो होगी 0 पॉइंट एनर्जी, तो जब मॉलिक्यूल डिसोशिएट होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ इतनी एनर्जी ही शो करेगा। सो एक्सपेरिमेंटली हमें D0 मिलता है। ओके, बट अगर हम फॉर्मूला से निकालते हैं, अगर हम थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकली हमें क्या मिलेगा, DE। थ्योरेटिकली हमें क्या मिलेगा, DE। थ्योरेटिकली DE का मीनिंग क्या है, DE का मीनिंग क्या है कि कितनी एनर्जी मॉलिक्यूल को डिसोशिएट होनी चाहिए। सो यहाँ पे तो हमारे पास जो एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है, इससे ज़्यादा एनर्जी तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है। सो मीन ये किसकी इक्वल है, Emax, कि जो हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी Emax। ओके, DE किसकी इक्वल आ गया, Emax के। अब अगर आप देखोगे, अब अगर आप E की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, n+1/2h - n+1/2 का स्क्वायर HNuXe। अगर आप वहाँ पे NMax की वैल्यू पुट कर दोगे, ओके, अगर आप वहाँ पे NMax की वैल्यू पुट कर दोगे वो आपके पास क्या आ जाएगी, Emax। ओके, Emax किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, NMax n+1/2 n+1/2 HNu n+1/2, यहाँ पे NMax यूज़ कर लेना बस आप, होल स्क्वायर HNuXe। ओके, जब आप इसको सोल्व करोगे, NMax की वैल्यू पुट कर दोगे 1/2xe - 1/2, तो आपके पास Emax आ जाएगा ω/4xe। ओके, सो अब देखो जो Emax है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। ओके, सो आप लिख सकते हो जो DE है वो किसके इक्वल आ गया, ω/4xe। और आप क्या लिख सकते हो कि जो XE है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास, ω/4DE। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो आपने याद रखना है DE किसके इक्वल है, ω/4xe। रिजल्ट याद रखो बस, आपको ये नहीं पूछेंगे कि डेरिवेशन करके दिखाओ DE किसके इक्वल आ गया, DE किसके इक्वल आ गया, रिजल्ट याद रखो ω/4xe, XE किसके इक्वल आ गया, ω/4DE। ओके, सो अब देखो, अगर हम अब देखें कि ट्रांजिशंस क्या क्या आती हैं, अब अगर हम देखें ट्रांजिशंस क्या क्या आती हैं, हमारे पास ω/-2ω पे हमारे पास क्या आएगा, ω/-2ω/XE पे भी ट्रांजिशन आएगी। ओके, जिसको हम n=0 से n=1 बोल रहे हैं, फंडामेंटल, वो क्या है हमारे पास ω/-2ω/XE। अब हमारे पास ω/-6ω/XE पे भी आएगी, जिसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोल रहे हैं। मीन्स हमारे पास क्या है, काफ़ी सारी लाइन्स आएंगी जो कि हमारे पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में होती भी हैं, बट इन लाइन्स को SHO एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ओके, SHO एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सो हमारे पास हमने AHO को, मीन्स ऑब्वियसली जो हमारे पास आइडियल सिस्टम्स होते हैं वो AHO ही होते हैं। ओके, मीन्स हमारे पास जो रियलिटी में होते हैं, वो सारे के सारे AHO ही होते हैं। बिकॉज कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि अगर वो मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, वो किसी ना किसी टाइम पे आके डिसोशिएट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट होगा। ओके, सो हमने AHO को कंसीडर किया। AHO आपने याद रखना है किसने दिया था, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, मोस ने। ओके, एंड DE को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। एंड जो हमारे पास D0 है वो किसके इक्वल है, D0। अगर हम देखें DE किसके इक्वल आ गया, D0 प्लस 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ HNu। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हो DE = D0 + E0। ओके, DE = D0 + E0। DE को हम क्या बोलते हैं, DE को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, एंड D0 को हम बोलते हैं
थर्मोकेमिकल डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, सो आपने ये सारा SHO का एंड AHO का याद रखना है। मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको करवाया है, मीन्स कुछ भी ना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं जितना आप, मीन्स आप पता है क्या करते हो, बस एक बार वीडियो देख लेते हो, दैट्स ऑल। मीन्स आपको ना टाइम मिलना ही नहीं चाहिए कुछ और करने का, सारा दिन नेट की प्रिपरेशन करो आप। मीन्स अगर आपने आज वाली वीडियो देख ली, पिछले वाला रिवाइज करो। आपने नोटबुक पे नोट कर रहे हो तो नोटबुक से रिवाइज करो। ओके, 1 मंथ हो गया अब तो, मीन्स 1.5 मंथ ही हो गया। सो अब तो आप पिछले वाला काफ़ी रिवाइज कर सकते हो ना। ऐसा नहीं है कि एक बार करने से नहीं होगा। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, मैंने पूरे 2 मंथ्स पीछे का रिवाइज़ किया। अगर मैं सेकंड डे मीन्स फर्स्ट डे वाला रिवाइज़ किया, अगर मैं थर्ड डे काम कर रही हूँ तो मैंने फर्स्ट डे वाला भी रिवाइज़ किया, सेकंड डे वाला भी रिवाइज़ किया, तब जाके नेट क्लियर हुआ। सो आपको क्या करना है, आपको पीछे का रोज़ की रोज़ रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार कर लिया, दैट्स ऑल। ओके, अगर आपने JRF चाहिए, मीन्स अगर आप ऐसे स्टडी करोगे ना जैसे मैंने किया, तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। बट अगर आप मौज मस्ती से करोगे, हाँ ठीक है एक बार कर लिया हो जाएगा, बट प्लीज़ मेहनत सारे कर रहे हैं। ओके, ये मत सोचो कि मेहनत आप ही कर रहे हो, मेहनत सारे बच्चे कर रहे हैं। ओके, सो अब हम कर रहे हैं जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। ओके यस फ्रेंड्स, देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रक है फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ CN द मैक्सिमम occurs at J is equal to 10। मीन्स आपके पास J max दिया हुआ है 10 एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे J max की वैल्यू 10 है। इन अ फ्लेम इट अकर्स एट J इज इक्वल टू 27। बट अगर आप मीन्स उसको टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो एट हाई टेम्परेचर, वो क्या है हमारे पास J इज इक्वल टू 27 पे J max आ रहा है। आपने उस फ्लेम का टेम्परेचर बताना है। ओके, मीन्स J इज इक्वल टू 27 का टेम्परेचर बताना है। आप क्या करोगे, पहले J इज इक्वल टू 10 है एट 300 केल्विन। ओके, J max होता क्या है, यस J max क्या होता है, रूट ऑफ KT अपॉन 2B माइनस 1/2। ओके, ये फॉर्मूला कब होता है, जब B पर सेंटीमीटर में हो। आपने याद रखना है कि KT की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर, KT की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर मीन्स 298 केल्विन ले लो या 300 केल्विन ले लो, एट रूम टेम्परेचर किसके इक्वल होती है, 209 पर सेंटीमीटर। ओके, ये डायरेक्ट ही पेपर में पूछ लेते हैं। मीन्स KT की वैल्यू बतानी है आपने, KT की वैल्यू कितनी होती है, 209 पर सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे आपको 300 केल्विन ही दिया हुआ है। सो आपको ना मीन्स कैलकुलेशन लेंथ करने की जरूरत नहीं है। आप KT को ना डायरेक्टली 209 पुट कर दोगे, 209 डिवाइडेड बाई 2B माइनस 1/2। J max कितना दिया हुआ है, 10। ओके, सो अब आप यहाँ से ना B की वैल्यू निकाल लोगे। ओके, यहाँ से आपको B की वैल्यू आ जाएगी। वो B की वैल्यू आप J इज इक्वल टू 27 के लिए यूज़ कर लेना, वहाँ से आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। ओके, सो ये मीन्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ये गेट में आया हुआ है, नेट में नहीं आया हुआ। ओके, सो आपको मीन्स मैंने तो क्वेश्चन का मेथड ही बताना था कि ऐसे करना होता है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ COCN5H3 नेगेटिव द COH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज 1840 पर सेंटीमीटर। COH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अगर आपके पास हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम हो तो COD की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ओके, सो अब देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें पता ही है कि न्यू किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हमने देखा ही था रूट ऑफ म्यू के। ओके, न्यू 1 या फिर आप लिख सकते हैं न्यू COH डिवाइडेड बाय न्यू COD। ये किसके इक्वल आ गया, रूट ऑफ म्यू COD डिवाइडेड बाय म्यू COH। ओके, सो अब देखो म्यू COD का आपने मीन्स इस वाले कॉम्प्लेक्स का म्यू निकालना है। इस वाले कॉम्प्लेक्स का अगर आप म्यू निकालोगे वो कैसे निकलता है, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब आप देखो, आप मीन्स आपने क्या करना है, कोबाल्ट एंड ड्यूटेरियम का मास लेना है। ओके, कोबाल्ट एंड ड्यूटेरियम का मास लेना है। अब आप देखो यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन का एंड ड्यूटेरियम का मास है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, M ऑफ कोबाल्ट इंटू M ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई M ऑफ कोबाल्ट प्लस M ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ना M ऑफ हाइड्रोजन को निगलेक्ट कर सकते हो इन कंपेरिजन टू M ऑफ CO। सिमिलरली आप M ऑफ D को निगलेक्ट कर सकते हो नीचे, जब आप डिनोमिनेटर में ये प्लस साइन लिख रहे हो। सो यहाँ पे M ऑफ CO ही आ जाएगा, M ऑफ CO से M ऑफ CO कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया आपके पास, M ऑफ H आ जाएगा एंड नीचे आपके पास M ऑफ D आ जाएगा। ओके, M ऑफ H आ जाएगा ऊपर, नीचे M ऑफ D आ जाएगा। सो अब देखो न्यू COH तो आपको दी हुई है 1840, M ऑफ H एंड M ऑफ D, ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर आप इसका 1 है तो इसका कितना होता है 2, ये क्या आ गया √2। मीन्स आपके पास जो न्यू COD है, न्यू COD वो किसके इक्वल है, √2 न्यू COH। न्यू COD इज इक्वल टू √2 न्यू COH। ओके, सो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आप न्यू COD निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, द रोटेशनल कांस्टेंट फॉर CO इन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट आर 1.9 एंड 1.6। आपको दिया हुआ है, आपको रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ओके, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू
इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट 1.9 एंड 1.6। अब देखो आप ग्राउंड स्टेट को मान लो B0 है, B0 की वैल्यू 1.9 है एंड B डैश की वैल्यू आपके पास 1.6 है। ओके आपने क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है। अब जो म्यू है सॉरी ये जो B है वो क्या होता है, R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, B0 डिवाइडेड बाई B डैश, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, R डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R0 का स्क्वायर। ओके R डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई R0 का। आपने निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। परसेंटेज चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, आपने R0 माइनस R डैश डिवाइडेड बाई R0 निकालना है। सो ये क्या हो गया आपके पास 1 माइनस R डैश अपॉन R0। ओके परसेंटेज चेंज इन सॉरी R डैश माइनस R0 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास R डैश अपॉन R0 माइनस 1। ओके सो आप यहाँ से निकाल लोगे R डैश अपॉन R0। ओके R डैश अपॉन R0 निकाल लोगे, -1 कर दोगे, यहाँ से R डैश अपॉन R0 किसके इक्वल आ जाएगा, R डैश अपॉन R0 ये किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ B0 अपॉन B डैश। ओके आप जब सोल्व करोगे आपके पास आंसर 9% आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V is equal to 0 and V is equal to 1 of a diatomic molecule are separated by 21.43 per centimeter। ओमेगा ई एक्स आपको दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ओमेगा ई एंड द फर्स्ट ओवरटोन। ओके आपको क्या दिया हुआ है, वाइब्रेशन एनर्जी V is equal to 0 से V is equal to 1 मीन्स ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स की वैल्यू दी हुई है। ये कितनी है हमारे पास 2143। ओके एंड आपको अलग से ओमेगा ई एक्स 14 अलग से दिया हुआ है। सो 14 इंटू 2 28, आपके पास ओमेगा ई कितना आ गया 2143 प्लस 28। ओके एंड आपने क्या निकालना है, ओमेगा ई एंड फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन की क्या होती है, ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स। फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी यही होती है। आपको ओमेगा ई भी पता है, ओमेगा ई एक्स भी पता है, सो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी देख लो, दिसंबर 2011 में आया हुआ है, कितना ईजी क्वेश्चन है। वो गेट 2008 में आया हुआ था, ये जून 2011 में आया हुआ था। ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा ई दिया हुआ है, ओमेगा ई एक्स दिया हुआ है, आपने डिसोसिएशन एनर्जी पता करनी है। डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, डिसोसिएशन एनर्जी किसके इक्वल होता है, ओमेगा ई अपॉन 4x। ओके पहले आप यहाँ से एक्स निकालोगे या फिर क्या करोगे, ओमेगा ई की वैल्यू 512, एक्स ई किसके इक्वल होगा, अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे। ओके एक्स ई किसके इक्वल होगा, अगर एक्स ई आप यहाँ से निकाल सकते हो ना 8 अपॉन ओमेगा ई। ओके 8 अपॉन ओमेगा ई, ओमेगा ई ऊपर चला गया, 512 आ गया, यहाँ पे क्या था 4 इंटू। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा डी एनर्जी आ जाएगी, डिसोसिएशन एनर्जी जो आपने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट देखो आपके पास 6th क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के न्यू 1 न्यू 2 एंड न्यू 3 दिए हुए हैं। आपने 0 पॉइंट एनर्जी पता करनी है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की। अब देखो आप कैसे कर सकते हो, आपको ना ये तीनों आपको क्या दिए हुए, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। हमें पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके क्या होते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है एंड 2 बेंडिंग मोड्स होते हैं। जो 2 बेंडिंग मोड्स होते हैं, बेंडिंग मोड्स की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है 667। ओके एंड ये क्या है हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये क्या है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सो अगर हम टोटल निकालें, टोटल हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई, टोटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास न्यू 1 प्लस 2 न्यू 2। 2 न्यू 2 क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास जो बेंडिंग मोड्स हैं वो 2 हैं, बेंडिंग मोड्स 2 हैं। ओके न्यू 1 प्लस 2 न्यू 2 प्लस न्यू 3। अब देखो न्यू 1 कितने हैं आपके पास 1330 प्लस 2 इंटू 667 प्लस 2349। ओके ये आपके पास आ जाएगा पर सेंटीमीटर में, ये आपके पास पर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। बट आपको ना जो 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है वो निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा ई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा ई आ जाएगी। बट आपके पास जो हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ ओमेगा ई। आप इसका जो भी आंसर आएगा उसका हाफ कर लोगे, वो आपके पास हाफ ओमेगा ई आ जाएगा, बट वो पर सेंटीमीटर में आएगा। पर सेंटीमीटर से हमने जाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है। सो हम पहले इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप पर सेंटीमीटर को जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय एच सी। सपोज ये हमारा आंसर एक्स आ गया। ओके सो एक्स को आप क्या करोगे, एच सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो क्या आ जाएगा जूल पर मॉलिक्यूल। हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब अगर आपको जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 9650 जूल पर मोल। ओके ये होता है रिलेशन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 9650 जूल पर मोल। अब देखो ये जूल पर मॉलिक्यूल में है, इसको हमने जूल पर मोल में चेंज करना होगा। सो जूल पर मोल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इंटू एच सी इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास अब किस में आ गया, जूल पर मोल में। इसको अगर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 9650 से डिवाइड कर देंगे, एक्स इंटू एच न्यू नहीं सॉरी एच सी
यहाँ पे HC आएगा, HC ओके इंटू Na डिवाइडेड बाई 9650 ओके। सो ये आपके पास आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपको 0 पॉइंट एनर्जी चाहिए ओके। सो आज हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही हर एक पेपर में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको Nmax पता होनी चाहिए 1/2 XC - 1/2 ओके। सारे के सारे एनर्जी लेवल्स पता होने चाहिए। फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ओवरटोन ही लगाना है, ऐसा नहीं आप कुछ ही। यस, अगर हम देखें कि जो हमारे पास हमने हॉट बैंड देखा है ओके, हॉट बैंड की जो ट्रांजिशन है वो n = 1 से n = 2 हो रही है। फर्स्ट हॉट बैंड n = 1 से n = 2। सो आपसे ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हॉट बैंड है उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है हॉट बैंड की, वो इंक्रीज हो रही है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज ही होगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं मीन्स जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर ट्रांजिशन स्टेट में जा रहे हैं ओके, मीन्स हायर एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। n = 1 में ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा ट्रांजिशन होंगे, जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन होंगे उतनी ही हमारे पास क्या होगी इंटेंसिटी। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हॉट बैंड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।